आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं जो ट्यूटोरियल लेके आया हूँ उसमें बेसिकली हम ये सीखने वाले हैं एक ब्लॉग पोस्ट कैसे करते हैं वर्डप्रेस के अंदर में, और हमें किन किन चेक लिस्टों का ध्यान में रखना होता है, वो सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो ये बेसिकली जो कंटेंट राइटिंग के ट्यूटोरियल्स मैं लेके आया था, उसके बाद जो हमने कंटेंट बनाया था उसको पब्लिश कैसे करेंगे प्रॉपर स्टेप बाय आज हम देखने वाले हैं। और इसके बाद मैं एक और फाइनल वीडियो लेके आऊँगा जो कंटेंट राइटिंग के ऊपर होगा, जिसमें हम ये जो ब्लॉग पोस्ट करने वाले हैं और जो हमने कंटेंट राइटिंग की स्ट्रेटजीज देखी थी उसको समराइज करेंगे, और इस आर्टिकल को ट्रैक करेंगे कि इस आर्टिकल का क्या रिजल्ट था, किन किन कीवर्ड्स पे ये रैंक कर रहा है, और इसे और कैसे अच्छे से हम इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये कंटेंट मैंने रेडी किया था, और अब हम अपने ब्लॉग को पब्लिश करने के लिए जा रहे हैं। तो मेरा नाम राजू कुमार है और मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ। तो ऐसे ही मैं रेलिवेंट वीडियोस डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अपने चैनल्स पे डालता रहता हूँ। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के हर एक कंपोनेंट से रिलेटेड, चाहे वो गूगल ऐड हो, फेसबुक ऐड हो, कुछ भी। मेरी आने वाली वीडियोस इस चैनल पे अपलोड्स हो जाएंगी, और आप भी मुझे रिकमेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप डैशबोर्ड में लॉगिन कर लें। तो डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद आपको पोस्ट में जाना है और ऐड न्यू पोस्ट करना है। तो जैसे ही आप ऐड न्यू पोस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लॉग पब्लिश करने का ऑप्शन मिलेगा। तो जब भी आप कोई ब्लॉग पब्लिश करते हैं तो हमेशा हम पोस्ट में ही जाते हैं। तो सबसे पहले आपका ब्लॉग पोस्ट में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐड टाइटल। तो हमने जो टाइटल बनाया है अपने ब्लॉग का, उस टाइटल को हम कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद डैशबोर्ड में यहाँ टाइटल में पेस्ट कर देंगे। तो अब देखिए जो टाइटल होता है इसका बाय डिफ़ॉल्ट फॉर जो साइज़ होता है ये H1 होता है। ठीक है, तो अगर आप एसईओ की गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो कभी भी आपका पेज टाइटल H1 के बराबर या H1 के सेम नहीं होना चाहिए। तो ये एक इशू माना जाता है एसईओ के अकॉर्डिंग। तो हमेशा जो आप पेज टाइटल हो और ये जो H1 है जो यहाँ हमने पेस्ट किया, ये दोनों हमेशा कोशिश करें कि ये अलग रहे। आप स्लाइड डिफरेंस रख सकते हैं, कुछ वर्ड आगे पीछे या क्या एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो इशूज आप बच जाएंगे। उसके बाद जो हमारा मेन जो सारा कंटेंट है उसको हम कॉपी करेंगे, और कॉपी करके एज इट इज़ अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में पेस्ट कर देंगे। तो देखिए जो हमने गूगल डॉक में कंटेंट बनाया है, आप यहीं पे फॉर्मेटिंग करके चले तो डायरेक्ट आप वहाँ जाके पेस्ट कर सकते हैं, वरना आपको वहाँ पे जाके फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। तो मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं कंटेंट बॉडी में आता हूँ, और यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना है, बस उसको पेस्ट कर देना। तो देखिए यहाँ पे मेरे कंटेंट की ऑटोमेटिक ही फॉर्मेटिंग रेडी हो गई है। तो अब इसके बाद हमें जो करना है, हम एसईओ की गाइडलाइंस देखते जाएंगे और करते जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये रैंक मैथ प्लगइन है जो हमें कुछ चेकलिस्ट देता है एसईओ की। हमें बस उन्हीं चेकलिस्ट को टिक करते हुए जाना है। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे फोकस कीवर्ड रखना है। फोकस कीवर्ड वो होता है जिसके ऊपर अपने आर्टिकल अपना पूरा लिखा है। तो मैंने जो आर्टिकल लिखा है वो डेथ वैली नेशनल पार्क के ऊपर लिखा है। तो इसको मैं कॉपी करके इसको फोकस कीवर्ड दूंगा। तो रैंक मत क्या करता है, इसी फोकस कीवर्ड को ध्यान में रख के मुझे सजेशन देता है जो मेरे ब्लॉग के लिए एसईओ के लिए अच्छा होगा, और मेरा आर्टिकल एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ चेकलिस्ट है, जैसे हुरे यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन एसईओ टाइटल। आप फोकस कीवर्ड एसईओ टाइटल में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये ग्रीन टिक हो गया। फोकस कीवर्ड इन एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज़ हो रहा है, तो ये भी ग्रीन टिक हो गया। यूज फोकस कीवर्ड इन यूआरएल। यूआरएल में, यूआरएल क्या होता है, जब आप पब्लिश करते हैं तो आपके कंटेंट का जो ये यूआरएल बनता है इसको हम यूआरएल कहते हैं, पेज का एड्रेस। तो ऑटोमेटिक ही जब हम पब्लिश करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपका यहाँ पे कंटेंट में आ जाएगा। फोकस कीवर्ड अपीयर्स इन फर्स्ट 10% ऑफ कंटेंट। तो आपका फोकस कीवर्ड आपके कंटेंट के फर्स्ट 10% में आ जाना चाहिए। फोकस कीवर्ड फाउंड इन कंटेंट। आपका फोकस कीवर्ड कंटेंट में है, आपके कंटेंट की लेंथ अच्छी खासी है। क्लियर। अब एडिशनल और कुछ है, जैसे फोकस कीवर्ड फाउंड इन सब हेडिंग। सब हेडिंग्स क्या हो गए, H2, H3, ये सब हेडिंग होती है। तो इनमें भी हमें फोकस कीवर्ड का यूज करना होता है। ऐड एन इमेज विद फोकस कीवर्ड एज ऑल टेक्स्ट। तो अब यहाँ पे इमेज ऐड करने को कह रहा है, तो चलिए हम यहाँ पे एक अपनी इमेज ऐड करते हैं जो मेरे फोकस कीवर्ड को मुझे उसमें डालना है एज ए ऑल टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं इमेज में जाता हूँ, सेलेक्ट इमेज, मीडिया लाइब्रेरी, अपलोड फाइल्स, सेलेक्ट, और यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस बनाया हुआ है। तो मैं इन सारे इमेजेस को यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ एक एक करके।
तो देखिए जब भी आप इमेज अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑल टेक्स्ट डालने का ऑप्शन मिलता है। तो ऑल टेक्स्ट एक एसईओ की प्रॉपर्टी है जिसमें आपका जो इमेजेस हैं इन्हीं की वजह से रैंक करती हैं। ऑल टेक्स्ट होता क्या है, बेसिकली आपके इमेजेस का नेम। तो याद रखे, सिर्फ आपकी वेबसाइट ही नहीं रैंक करती गूगल पे कीवर्ड के ऊपर, बल्कि अगर आपकी इमेजेस अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है, यानी आपने इमेजेस को अच्छे से डिफाइन किया है, ऑल टेक्स्ट डाला है, तो आपकी इमेजेस भी रैंक करती है गूगल के ऊपर। तो इमेज हमेशा आपका एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होना चाहिए जो आपके इमेजेस को डिस्क्राइब करे। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर मैं अपनी इमेज में ये पूरा टाइटल ही डाल दूँ तो एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, एक्सप्लोर डेथ वैली नेशनल पार्क टूर अ कंप्लीट गाइड। तो इसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव ऑल टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करने वाला हूँ। पेस्ट करके ठीक है, जितने भी मेरे इमेजेस है सब में आपका ऑल टेक्स्ट डालना मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो मैं सारे इमेजेस में ऑल टेक्स्ट डाल दूंगा अपने। तो इस तरीके से देखिए मैंने ऑल टेक्स्ट डाल दिया है। यहाँ मैं फ़िलहाल एक ही ऑल टेक्स्ट, एक ही डिस्क्रिप्टिव टाइटल बना रहा हूँ। आप क्या कर सकते हैं, हर एक इमेज के लिए अलग अलग सेकेंडरी कीवर्ड्स, प्राइमरी कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं अपने ऑल टेक्स्ट के अंदर में। तो इससे क्या होगा, आपका जो इमेजेस है ये मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक ग्रीन टिक हो गया। ऐसे ही कीवर्ड डेंसिटी 1.5, कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है, आपने अपने कंटेंट में कि अपने पर्टिकुलर फोकस कीवर्ड को कितनी बार यूज़ किया है। तो इसकी लिमिटेशन होती है 1 to 2%। आपका टोटल जो भी वर्ड और लिमिट है आपके कंटेंट का, उसका 1 से 2% आप कीवर्ड डेंसिटी रखेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका कंटेंट 6000 वर्ड का है, तो आप उसका 1% निकाल सकते हैं। तो 60, एटलीस्ट 60 टाइम्स आपका कीवर्ड यूज़ होना चाहिए। यूआरएल आपका छोटा है, यानी यूआरएल की जो लेंथ होती है आइडली वो 60 कैरेक्टर तक होना चाहिए। तो यूआरएल को भी टू द पॉइंट रखे। लिंक टू एक्सटर्नल सोर्स रिसोर्सेज, आप एक्सटर्नल रिसोर्सेज का लिंक लगाएं। तो देखिए एक्सटर्नल लिंक्स और इंटरनल लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं आपके आर्टिकल के लिए, जिनके बेसिस पे आपका आर्टिकल रैंक करता है। और ये एक एसईओ की चेकलिस्ट भी है। तो एक्सटर्नल लिंक बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी बाहर वाली वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट के अंदर में डालते हैं तो उसे हम एक्सटर्नल लिंक कहते हैं, कि यूज़र आपके कंटेंट में आया और उसे क्लिक करके वो किसी एक्सटर्नल सोर्स पे चला गया। तो हमेशा याद रखें, अगर आप कोई सर्विसेज देते हैं, कोई प्रोडक्ट देते हैं, तो ऐसे कंपटीटर का लिंक ना लगाएं अपनी वेबसाइट पे जो सेम आपके ही प्रोडक्ट सर्विसेज दे रहा है। तो इससे क्या होगा, जो यूज़र है वो आपकी वेबसाइट पे आएगा और वो उस बंदे की वेबसाइट पे भी जाके प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। तो इससे आप ही का नुकसान है। तो हमेशा जब भी एक्सटर्नल लिंक दें तो या तो किसी इन्फॉर्मेशन, किसी गवर्नमेंट वेबसाइट या किसी ऐसे ब्लॉगिंग वेबसाइट के दें जो पब्लिक हो, राइट। तो यहाँ पे जो मैं एक्सटर्नल रिसोर्स देने वाला हूँ वो मैं टेम्परेचर को दूंगा बेसिकली, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है कि अगर कोई डेथ वैली नेशनल पार्क जाता है तो जाहिर सी बात है वो वहाँ के करंट टेम्परेचर भी देखेगा कि अभी करंट टेम्परेचर क्या चल रहा है, लास्ट 15 डेज या 70 डेज जो भी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गूगल के ऊपर जाऊँगा, डेथ वैली टेम्परेचर, वहाँ पे सर्च करूँगा। तो यहाँ पे देखिए ये वेबसाइटें कुछ आती हैं जो डेथ वैली की बता देगा। तो मैं इसको कॉपी करूँगा। अब ये बेसिकली इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है जो पब्लिक है, सबके लिए फ्री है। तो मैं ऐसे ही वेबसाइटों का एक्सटर्नल लिंक लगाऊंगा, क्योंकि ये मेरा कंपटीटर नहीं है तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इनका लिंक एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद वेबसाइट पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लगा दूँगा। जैसे यहाँ पे मैंने कहीं मेंशन भी किया होगा, डेथ वैली वेदर नेशनल पार्क वेदर, तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ।
यहाँ पे लिंक पे क्लिक करूँगा, यहाँ पेस्ट करके इंसर्ट लिंक। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक लगा दिया है, तो मेरा जो ये पार्ट था इस का ये ग्रीन हो गया है। तो वी कुड नॉट फाइंड एनी इंटरनल लिंक्स, तो इंटरनल लिंक्स नहीं है, तो मैं इंटरनल लिंक्स लगाऊंगा। तो इंटरनल लिंक्स बेसिकली होते क्या हैं, मेरे ही वेबसाइट का लिंक दूसरे ब्लॉग्स के लिंक्स, पेजेस के लिंक्स मैं अपने पर्टिकुलर इसी पेज पे लगाऊंगा। तो इसको कहते हैं इंटरनल लिंक्स, मतलब मैं अपने ही वेबसाइट की चीज़ें अपने ही खुद की वेबसाइट के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं अपनी वेबसाइट ओपन करूँगा, और हमेशा याद रखिए जब भी आप किसी कंटेंट में लिंक लगाएं, तो लिंक चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, वो हमेशा रेलिवेंट होना चाहिए आपके कंटेंट से, राइट। तो यहाँ पे मैंने डेथ वैली के बारे में बताया है, तो टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन वियतनाम, धर्मकोट हिमाचल प्रदेश, एवरीथिंग यू नीड टू नो। इस तरह देखिए ये एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में है, तो मैं इसके ऊपर ये कंटेंट का लिंक लगा सकता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे है टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन वियतनाम, वियतनाम में 10 प्लेसेस बताएं जो विजिट करने के लिए बताया मैंने। तो ये आर्टिकल का लिंक मैं तब लगा सकता था जब मैंने ऐसा कोई आर्टिकल लिखा होता जिसमें मैं किसी पर्टिकुलर कंट्री के 10 प्लेसेस के बारे में बता रहा होता, तो ये ज़्यादा रेलिवेंट होता। बजाय मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पर्टिकुलर डेथ वैली एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में डिस्कस किया है, तो मैं ऐसे आर्टिकल का लिंक लगाना चाहूंगा जो एक पर्टिकुलर हो, जैसे ये धर्मकोट हिमाचल प्रदेश, एवरीथिंग यू नीड टू नो। तो ये ज़्यादा इससे रेलिवेंट है, तो मैं ऐसे आर्टिकल का लिंक लगाऊं, और आपको भी ऐसे ही आर्टिकल का यहाँ पे लिंक लगाना। तो लिंक कहाँ लगाएं, जब भी कोई हेडिंग, जैसे ये हेडिंग यहाँ पे फिनिश हो गया, तो इसके नीचे आप एंटर मार के यहाँ लिख सकते हैं आल्सो आल्सो यू में आल्सो यू में लाइक टू रीड। और फिर उस आर्टिकल का डायरेक्ट टाइटल यहाँ कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर दें, और टाइटल पेस्ट करने के बाद आप क्या करें, राइट क्लिक करके उसका लिंक एड्रेस कॉपी कर लें। अब उसके बाद वापस डैशबोर्ड में आए, उस टाइटल के ऊपर उसका लिंक लगा दें, पेस्ट यहाँ पे ये, और इसके बाद इसको कर दें आप बोल्ड। तो इस तरीके से देखिए आप ने इंटरनल लिंक लगाया। तो ऐसे जितने भी कंटेंट आपकी वेबसाइट में है आप वो सारे लगा सकते हैं। जैसे कोल्डेस्ट प्लेसेस इन इंडिया, तो ये भी नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि ये मोर देन वन प्लेसेस की बात आ रही है। तो मयूरभंज टूरिस्ट प्लेस ये लगा सकता हूँ मैं, जो पर्टिकुलर उसी नीच से रिलेटेड है, नीच इन द सेंस उसी से सिमिलर है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ सेम वही यू में आल्सो लाइक टू रीड, यहाँ पे मैंने पेश कर दिया। अब देखिए अगर आपने डेथ वैली के ऊपर और कोई आर्टिकल लिखा होता तो आप वहाँ पे लगा सकते थे कि रिलेटेड आर्टिकल करके, आपने रिलेटेड आर्टिकल लिखा, और जो डेथ वैली से रिलेटेड चीज़ें हैं उसका आर्टिकल का लिंक आपने वहाँ पे दे दिया। तो इस तरीके से भी आप दे सकते हैं। और अंगूरवट टेम्पल हमास, ये भी अंगूरवट टेम्पल एक पर्टिकुलर उसके ऊपर है, तो इसका भी लिंक दे सकता हूँ मैं। तो सेम ऐसे ही नीचे जाऊँगा मैं, यहाँ पे यू में आल्सो लाइक टू रीड, ठीक है, इसको बोल्ड कर देता हूँ मैं। सेम ऐसे ही इसको कॉपी, कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पे पेस्ट, राइट। ऐसे ही हमास, इसराइल न्यूज़, वैकेशन, रेटल स्नेक आइलैंड, सेम ये भी है, तो मैं इसको भी कॉपी करता हूँ। इसके नीचे सेम वही यू में आल्सो लाइक टू रीड। याद रखिए जितने इंटरनल लिंक आप लगा सकते हैं उतने लगाइए, जितनी, इससे क्या होता है आपकी इंटरनल लिंकिंग स्ट्रांग होती है, और एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंटरनल लिंकिंग आपके कंटेंट के रैंकिंग के लिए। बस जब इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक लगाएं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कंटेंट है वो रेलिवेंट होना चाहिए उसी से पर्टिकुलरली। यू में आल्सो लाइक टू रीड, फिर मैंने यहाँ पे सेम पेस्ट किया, बोल्ड, राइट क्लिक, और यहाँ से
कॉपी लिंक एड्रेस, सेम पेस्ट ये, राइट। तो इसी तरीके से जितने भी आप लिंक लगा सकते हैं वो आप यहाँ पे लिंक लगाइए। राइट क्लिक, कॉपी, यहाँ पे ये कर दिया आपने। इसी तरीके से और कुछ है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट चेकलिस्ट है वो क्या है आपकी, फोकस कीवर्ड यूज्ड एट द बिगिनिंग योर टाइटल डज नॉट कंटेन अ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट। आपका जो मेटा टाइटल है पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है, तो अभी हम इसको बनाने वाले हैं। इससे पहले मैंने और इमेजेस यूज़ डाउनलोड बनाया हुआ है, तो मैं उस इमेजेस को यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। इमेजेस, यहाँ से सेलेक्ट में मीडिया लाइब्रेरी और सेंटीमेंट। आपका जो मेटा टाइटल है पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है, तो अभी हम इसको बनाने वाले हैं। इससे पहले मैंने और इमेजेस यूज़ डाउनलोड बनाया हुआ है, तो मैं उस इमेजेस को यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। इमेजेस, यहाँ से सेलेक्ट में मीडिया लाइब्रेरी और सेलेक्ट, ऐसे ही यहाँ पे मैं मैप इंसर्ट करवाऊँगा। तो यहाँ पे मैं वेदर रिपोर्ट, इमेजेस, सेलेक्ट, मीडिया लाइब्रेरी, सेम, इसी तरीके से आप जितनी इमेजेस यूज़ करेंगे, हर एसईओ की जो गाइडलाइंस होती है वो ये कहती है कि हर 200 से 300 वर्ड के बीच आप एक इमेजेस को यूज़ करते रहे। हर इमेज आपका डिस्क्रिप्टिव और ऑल टेक्स्ट उसके अंदर में होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट आर्टिकल रेडी है। अब जो मैं अब जाने वाला हूँ वो बेसिकली मैं अपने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को बनाने जाने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको कॉपी करूँगा। अब मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन हम कहाँ से लिखते हैं, यहाँ पे आपको एडिट स्निपेट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे क्लिक करके अपने मेटा टाइटल को लिख सकते हैं। तो एक्सप्लोर डेथ वैली नेशनल पार्क टूर्स, एवरीथिंग यू 40 कैरेक्टर, एक्सप्लोर डेथ वैली नेशनल पार्क टूर्स। यहाँ पे 60 कैरेक्टर में जो मेटा टाइटल होता है उसकी लेंथ आपकी 60 कैरेक्टर की होती है, तो आपको यहाँ 60 कैरेक्टर तक बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मैंडेटरी है, लेकिन कोशिश करें 60 कैरेक्टर तक बनाने की। एक्सप्लोर डेथ वैली नेशनल पार्क टूर्स कंप्लीट गाइड, ये कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, सेम मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन बनाना है। तो मैं मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए एक एआई टूल का हेल्प लेने वाला हूँ। मैंने किया कॉपी, यहाँ पेस्ट किया, बोलता हूँ राइट मेटा डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन फॉर दिस मेटा टाइटल, इंटर किया मैंने। तो यहाँ पे देखिए आपको प्रॉम्प्ट लिख के मिल गया है। कॉपी कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये यहाँ पे की मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आपको ध्यान देना है कि आपका कीवर्ड यहाँ पे ज़रूर आ जाए। तो इस तरीके से मेरा मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन दोनों रेडी है। इसके बाद आपको पब्लिश कर देना है अपने आर्टिकल को। मैं पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद देखिए मेरा आर्टिकल रेडी है। मैं व्यू पोस्ट करता हूँ और यहाँ पे मेरा आर्टिकल रेडी है। अब देखिए आपको आर्टिकल में कुछ चीज़ें और करनी होती हैं। जो क्या होता है, आप यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे कैटेगरीज अपने पोस्ट की जरूर सेलेक्ट करनी होती है। जैसे ब्लॉग कैटेगरीज बेसिकली क्या होती हैं, जो आपको आपकी ब्लॉग पोस्ट पे कैटेगराइज इन द सेंस, यूज़र जब भी आता है आपकी वेबसाइट पे तो वो हमेशा एक नीश सर्च करता हुआ आएगा। जैसे कि उसे या तो हेल्थ केयर से रिलेटेड ब्लॉग पढ़ना है, उसे टैक्स से रिलेटेड ब्लॉग पढ़ना है। तो ये एक कैटेगरी आपका एक तरीके से इंडिकेशन है कि आपका आर्टिकल किस चीज़ से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे आप कैटेगरी देना मैंडेटरी होती है। तो एक ब्लॉग जो कॉमन रहेगा। अब इसके बाद ये डेथ नेशनल जो वैल्यू है ये यूएसए का है। तो अगर डेस्टिनेशन एक ये रेलिवेंट है। दूसरा, अगर मैंने यूएसए की कैटेगरी बनाई है तो मैं यूएसए में भी सेलेक्ट कर दूंगा। इसके बाद डेथ वैली और कैटेगरीज अगर मेरी रेलिवेंट है, जैसे कि कोई हनीमून पे जाना चाहता है, हनीमून पे तो कोई खैर जाएगा नहीं, तो हम इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद रोड प्लानिंग, ट्रैवल टिप्स, ये चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ, वरना जो इतनी रेलिवेंट कर दी हैं। अब यहाँ पे ऐड न्यू टैग। अब यहाँ पे अपना जो आपने कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं, आप यहाँ पे कीवर्ड को डाल सकते हैं। मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ इंटर। कम से कम आप 5 कैटेगरीज को यूज़ करें। कॉपी, यहाँ पे इंटर। कॉपी, इंटर। ठीक है, इस तरीके से आपने कैटेगरी जो सेकेंडरी कीवर्ड्स लिए हैं उन सेकेंडरी कीवर्ड्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेकेंड बेसिकली टैग्स आपके रैंकिंग में हेल्प करेंगी। आपके गूगल के सर्च इंजन को बताएंगी, बोर्ड्स को बताएंगी कि आपका जो पर्टिकुलर पोस्ट है ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो कैटेगरी देना, कैटेगरी हो गया, टैग हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके रैंकिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है जब भी आप कोई ब्लॉग पोस्ट करेंगे। तो राइट, तो यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आपको फीचर्ड इमेज को सेट करना होता है। फीचर्ड इमेज बेसिकली क्या होती है, जो आपके ब्लॉग पोस्ट की सबसे मेन इमेज होती है, जो फ्रंट पेज पे शो होता है, वो फीचर्ड इमेज होती है आपकी। ठीक है, तो फीचर्ड इमेज भी एक अगर इमेज है तो आपका इसको भी नाम देना है जो ऑल टेक्स्ट होगा। उसके बाद आप कर दें अपडेट। अपडेट करने के बाद अब आप अपने आर्टिकल को चेक करेंगे तो जो मेन फ्रंट इमेज होती है आपके ब्लॉग का, उसे हम फीचर्ड इमेज कहते हैं। तो यहाँ देखिए ये मेरा आर्टिकल पब्लिश हो गया है। राइट, हमेशा अपने आर्टिकल में आपको टेबल ऑफ कंटेंट जरूर डालना है। ये एक प्लगइन होता है जो आप इंस्टॉल करें, और ये भी एक रैंकिंग फैक्टर होता है। बेसिकली इससे क्या होता है, जो यूज़र है उसे एक आउटलाइन मिल जाता है आपके कंटेंट का कि हाँ आपके कंटेंट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये इसलिए रैंकिंग फैक्टर माना जाता है। तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट भी यूज़ करना है। और मेरा आर्टिकल प्रॉपर पब्लिश हो गया है। हमेशा याद रखें अपने जो आर्टिकल है उसके पैराग्राफ को हमेशा शॉर्ट रखें। 2 से 3 लाइन का मैक्सिमम कोई भी पैराग्राफ हो, अगर इससे बड़ा है तो आप उसे ब्रेक कर दें।
तो इससे रीडर को पढ़ने में आसानी होती है। इंटरनल लिंकिंग, हेडिंग का स्ट्रक्चर, इमेजेस, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर यूज़ करना है और इसी को कहते हैं हम ब्लॉग पोस्ट। अब ब्लॉग पोस्ट करने के बाद आपको इस आर्टिकल को इंडेक्स करवाने के लिए गूगल को रिक्वेस्ट करना होता है। तो उसके लिए हम गूगल सर्च कंसोल पे जाते हैं। आपको अपने कंसोल का डैशबोर्ड ओपन करना है, उस वेबसाइट की प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ इंस्पेक्ट बार में अपने यूआरएल को पेस्ट करके इंटर मार देना है। तो यहाँ पे देखिए यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, तो आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करनी है। ये थोड़ा टाइम लेगा। ये वो टूल है जिसके थ्रू आप गूगल के बॉट को रिक्वेस्ट करते हैं कि आओ मेरे आर्टिकल को स्टडी करो और उसे इंडेक्स करो गूगल पे रैंकिंग के लिए। इसके बाद ही आपके पेज, आपके जो आर्टिकल है वो गूगल पे इंडेक्स होगा और उसके बाद अकॉर्डिंगली जैसे आपने एसईओ की गाइडलाइंस, कीवर्ड्स ये सब यूज़ किए उसके अकॉर्डिंग आप रैंक करते हो गूगल के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए सबमिटिंग रिक्वेस्ट, अगर आपके आर्टिकल प्रॉपर सारी गाइडलाइंस पूरी है तो इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड। इसके बाद आपको साइट मैप को अपने अपडेट करना होता है। तो साइट मैप पे जाइए और साइट मैप को कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट, सबमिट। ये दो स्टेप आपको पूरे करने होते हैं। साइट मैप बेसिकली क्या होता है, एक तरीके का रोड मैप होता है। जब गूगल आपकी वेबसाइट पे आता है तो वह तो या तो इंडिविजुअली पेजेस को क्रॉल करे या फिर आप क्या करते हो, अपने यूआरएल के कलेक्शन बना देते हो वेबसाइट पे। जितने भी पेजेस आपके प्रेजेंट हैं उन सब की यूआरएल का कलेक्शन बना देते हो आप एक डायरेक्शन के लिए गूगल के बॉट को। तो इससे क्या होता है, उसको फास्ट काम करने में हेल्प होता है, क्योंकि गूगल जब आपके वेबसाइट को क्रॉल करता है तो उसका क्रॉल बजट होता है। क्रॉल बजट बेसिकली क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने यूआरएल को क्रॉल कर पाएगा। तो अगर वो साइट मैप पे अपने सारे यूआरएल एक साथ ही दे दिया है तो उसका क्रॉल बजट, वो कम क्रॉल बजट, कम टाइम में ही ज़्यादा यूआरएल्स को क्रॉल कर पाता है। तो इसलिए साइट मैप आपको गूगल को दिया जाता है और ये भी एक रैंकिंग फैक्टर है। तो इस तरीके से हमने एक ब्लॉग पोस्ट करना सीखा, को इंडेक्स करवाना सीखा और साइट मैप को अपडेट करना सीखा। तो यही कंप्लीट आपका ब्लॉग पोस्ट है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो कि एक ब्लॉग पोस्ट कैसे करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर ये आर्टिकल आपको अच्छा लगे तो तो इसको ज़रूर शेयर करें जो भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और आने वाले इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल्स के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।